दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के पास बीती रात बुलडोजर एक्शन से इलाके में तनाव के हालात बन गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। घर में रहने, किसी भी तरीके की अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील की गई। पुलिस का कहना है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन एहतियातन पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। दिल्ली में सेंट्रल रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर कार्रवाई रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हालात को समय रहते काबू में कर लिया गया। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं, 5 गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारियां आगे हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बाद में हिंसक हो गया। नारेबाजी के बीच एमसीडी की टीम और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और जिससे हालात को काबू करने में पुलिस को आंसू गैस से गोले छोड़ने पड़े। सीमित बल का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान 4 से 5 पुलिसकर्मियों को मामूली चोट आई और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और पत्थरबाजी के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के मुताबिक ये कार्रवाई मस्जिद के आसपास मौजूद अवैध निर्माण को हटाने के लिए की गई थी और इसके लिए मौके पर 30 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए। पुलिस ने साफ किया कि मस्जिद पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि उसके आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। अधिकारियों के अनुसार मस्जिद के आसपास अवैध रूप से दुकानें और मैरिज हॉल बनाए गए थे। मस्जिद कमेटी ने इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए अपना कब्जा होने का दावा किया था, लेकिन इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके, जिसके बाद नोटिस जारी कर देर रात बुलडोजर एक्शन लिया गया। मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। पुलिस के पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई थी और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ रात में मौजूद रहे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी टीम को फुल प्रोटेक्शन दिया गया और थोड़ा इंसिडेंट रहा रात में स्टोन पेल्टिंग का, लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी थी, उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया गया और उसके बाद ही हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया। हमारी टीम बिल्कुल सुरक्षित रही। इसमें 32 जेसीबीज हमने यूज़ करी, 4 प्रोक्लेन मशीन यूज़ करी, न्यूमेटिक हैमर्स यूज़ करे, ट्रक्स यूज़ किए लोडिंग के लिए। रात भर हमारा ये ऑपरेशन चला है, 12 बजे शुरू हुआ है, 7 बजे तक ऑपरेशन अभी भी ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू है, जो कि डिमोलिशन वेस्ट हम लोग ले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस की तुरंत जो सहायता हमें मिली, उसके कारण हमारी पूरी टीम सुरक्षित है। हमारी टीम को कोई भी हानि नहीं हुई है। कार्रवाई के बाद तुर्कमान गेट और फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इलाके को अलग अलग जोन में बांटा गया, जिनकी जिम्मेदारी 9 डीएसपी रैंक के अधिकारियों को सौंपी गई है और सभी संवेदनशील बिंदुओं पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक रात भर चली कार्रवाई के बाद करीब 200 ट्रक से ज्यादा मलबा जमा हो चुका है, जिसे हटाने में लगभग 4 दिन लग सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने बताया कि ऑपरेशन से पहले स्थानीय लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी की गई थी और फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो वहीं उपद्रव के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों ने भारत 24 पर इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई भी बताई है। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद की एनक्रोचमेंट पर हुई कार्रवाई में जो पुलिसकर्मी घायल हुए वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांस्टेबल विक्रम, आप देखिए इनके सर पर कितनी गंभीर चोटें आई हैं, पथराव के दौरान घायल हुए हैं। विक्रम साहब, ड्यूटी लगी थी वहाँ मस्जिद के आसपास, एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई होनी थी, क्या हुआ अचानक से, किस तरीके के हालात बन गए और जब आपको चोट लगी क्या हुआ? क्या जी, वही 11:30 के आसपास हमारी SHO साहब के साथ ड्यूटी थी। वहाँ पे पहले से ही भीड़ हो रही थी। साहब ने काफ़ी समझाया, काफ़ी भीड़ चली भी गई थी और काफ़ी भीड़ इकट्ठी भी हो गई थी। वहाँ पे हज मंजिल की तरफ वहाँ पे अड़के खड़े हो गए लोग, जाने का नाम ही नहीं रहे। तो फिर वो एक दरवाज़ा है, उस गेट को बंद करने के चक्कर में वहाँ से उस गली में से ही पत्थरबाजी चालू हो गई थी। पत्थरबाजी हुई? क्या बैरिकेड लगा के रास्ते बंद थे, भीड़ थी तो कितनी भीड़ थी? बैरिकेड लगा दिए थे हमने, 2 बैरिकेड लगा दिए थे और बैरिकेड को धक्का मार के ही फिर वो पत्थर चालू हुए ना, फिर बैरिकेड को धक्का मारने चालू कर दिए थे उन्होंने। भीड़ कितनी रही होगी?
भीड़ तो तीनों ही वो जो गलियां थी वो भरी हुई थी। भरी हुई थी गलियां। ये पूछना चाहूंगा, जब पथराव हो रहा था क्या छतों से भी पत्थर फेंक रहे थे लोग या सामने से ही फेंक रहे थे? छतों से तो मैंने नहीं देखा, पर वो सामने से आ रहे थे, वो साइड में जो गली है ना उससे ही। लेकिन सामने गलियों में भी इतनी बड़ी ईंटें पत्थर होना, क्या लग रहा है कि मतलब पहले से ही रखे हुए थे पत्थर ईंटें? शायद मेरे हिसाब से वहाँ पे वो सीवर का काम चल रहा है, वो तो रोड फटा है ना, वो रोड उसके पत्थर थे कंक्रीट वाले। और भी पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद है। जल सिंह जी जो कि हेड कांस्टेबल है, इनके कमर में गंभीर चोटें पहुंची है। जल सिंह जी, कितने बजे आप लोग वहां पहुंचे थे तुर्कमान गेट के पास जो आपकी ड्यूटी लगी है? सर हमारी ड्यूटी 11 बजे से एज ए लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट लगा हुआ था सर। तो उससे पहले कोई भीड़ नहीं थी चौक पे। उसके बाद हर जगह बैरिकेडिंग की हुई थी। हज मंजिल के पीछे 12:30 बजे बाद कुछ भीड़ इकट्ठी होने लग गई थी। तो हमारे SHO साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे, कुछ लाउड स्पीकर से चेतावनियाँ दी जा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, एज ए जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम होगा, एज पर लॉ और जो कोर्ट के निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से ही होगा। मस्जिद को किसी प्रकार कोई क्षति नहीं होगी, समझा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व रहे होंगे जो मतलब नहीं मान रहे थे। आपके कहाँ लगा फिर पत्थर? मेरे बैक में पत्थर लगा सर, जो ये लीड गड्डी है जॉइंट है ना यहाँ पे सर। फिर अस्पताल ले जाया गया तुरंत? LNJ पे हॉस्पिटल गए थे सर। SHO साहब के साथ भी लगा, क्योंकि साहब के साथ ही ड्यूटी थी हमारी। गनमैन थे, हम साहब के साथ थे। वैसे वो क्या बातें कर रहे थे? क्या आपको लग रहा है कि भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी थे, तभी जो भीड़ थी वो उग्र हुई और पथराव शुरू हुआ? सर लगने तो कुछ भी हो सकता है सर, भीड़ ज़्यादा थी तो, लेकिन कुछ नहीं कह सकते सर। तो आपको चोट लगने के बाद फिर आप जल सिंह जो बता रहे हैं कि इस तरीके से चारों तरफ जो भीड़ थी वो इकट्ठा होती चली गई, पथराव शुरू हो गया। पास में ही सीवर का काम चल रहा था, वहीं से ईंटें उठाई गई। तो कहीं ना कहीं जो हालात थे वो चाहते हुए भी बेकाबू हो गए और उसी के चलते पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कैमरामैन श्रवण के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में IPS अधिकारियों के प्रमोशन के बाद अब तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को और मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। उत्तर प्रदेश में एक साथ 20 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें ADG, IG और DIG लेवल के कई वरिष्ठ ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। राजकुमार को ADG लॉजिस्टिक और राजकुमार को ADG मानवाधिकार, ज्योति नारायण को ADG प्रयागराज जोन और डॉक्टर संजीव गुप्ता को ADG UP पुलिस मुख्यालय लखनऊ बनाया गया है। प्रशांत कुमार को ADG प्रशासन और तरुण गाबा को ADG सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आशुतोष कुमार को ADG पुलिस भर्ती बोर्ड नियुक्त किया गया है और जिसे आगामी भर्तियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तबादले में सबसे चौंकाने वाला फैसला प्रयागराज जोन के ADG संजीव गुप्ता को लेकर रहा। माघ मेले जैसे बड़े आयोजन के बीच में उन्हें प्रयागराज से लखनऊ में DGP कार्यालय अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह PTS जालौन में तैनात रहे ज्योति नारायण को प्रयागराज जोन का ADG बनाया गया। इसके अलावा अपर्णा कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, राजेश मोदक को IG स्थापना लखनऊ और किरण S को IG लखनऊ रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही RK भारद्वाज को IG रेलवे लखनऊ, N कोलांशी को IG रेलवे प्रयागराज, आनंद कुलकर्णी को IG एंटी करप्शन, अमित वर्मा को IG EOW और अखिलेश निगम को IG CID बनाया गया है। राजीव मल्होत्रा को IG UP SFIS, रोहन P कनई को DIG विशेष जांच, मोहम्मद इमरान को DIG भवन और कल्याण। इसी के साथ संतोष कुमार मिश्र को DIG PTS जालौन और विजय ढुल को अपर पुलिस आयुक्त प्रयागराज नियुक्त किया गया है। देखिए, इस बड़े प्रशासनिक बदलाव को प्रदेश में कानून व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्यव्यापी यात्रा पर निकलने की तैयारी में हैं और इसी महीने इस यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने तैयारियां तेज कर दी और पूरा डिटेल्ड कार्यक्रम जिसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। यात्रा की आधिकारिक तारीख और उसका स्केड्यूल क्या रहेगा, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत मकर संक्रांति के बाद से हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे राज्य में यात्रा करेंगे और अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे।
सरकार की जन कल्याणकारी विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का फीडबैक लेंगे और इन नीतीश कुमार की 16वीं राज्यव्यापी यात्रा होगी और जिसके जरिए वो प्रशासनिक अमले और जनता से सीधे संवाद करेंगे। और माना जा रहा है कि चुनावी जीत के बाद ये यात्रा सरकार की प्राथमिकताओं और आगे की रणनीति तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। गौरतलब है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली। कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी रामविलास ने भी 19 सीटें जीतकर गठबंधन में अपनी मजबूती दर्ज कराई थी। वहीं विपक्षी महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। महागठबंधन कुल मिलाकर सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। आरजेडी को 25 और कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली, जबकि अन्य सहयोगी दल भी खास असर नहीं दिखा सके। इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज रहा, जो भारी प्रचार के बावजूद भी एक भी सीटें जीतने में नाकाम रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया स्टेटमेंट ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नई हलचल पैदा कर दी। वेनेजुएला में संभावित सैन्य हस्तक्षेप को तेल रिकवरी और शांति मिशन बताने के बाद अब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर भी आक्रामक रुख अपनाया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर स्ट्रैटेजाइज कर रहा है और सैन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। इससे पहले ट्रंप खुद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की जरूरत बता चुके हैं, जिसे यूरोप में एक गंभीर चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप के इस स्टेटमेंट के जवाब में फ्रांस, जर्मनी समेत 7 यूरोपीय देश एकजुट हो गए। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और साफ कहा कि ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला का अधिकार केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के पास है, किसी बाहरी शक्ति के पास नहीं है। यूरोपीय नेताओं ने जोर दिया कि आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा न सिर्फ यूरोप बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा के लिए बेहद ही अहम है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र किया गया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क में शामिल है और डेनमार्क नाटो का हिस्सा है। ऐसे में आर्कटिक क्षेत्र में कोई भी फैसला नेटो सहयोगियों के साथ में मिलकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए और कोई भी बड़ा फैसला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की अक्षुण्णता के तहत ही होगा। संयुक्त स्टेटमेंट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जर्मनी के चांसलर मर्ज और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्रो ने हस्ताक्षर किए। यूरोपीय देश ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1951 के रक्षा समझौते के तहत अमेरिका ग्रीनलैंड का अहम साझेदार है और उसे वहां सैन्य अड्डे संचालित करने की अनुमति है। लेकिन ग्रीनलैंड से जुड़े फैसले किसी दबाव या धमकी के आधार पर नहीं लिए जाएंगे। आपको बताएं कि ट्रंप ने यह दावा किया था कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप ने ग्रीनलैंड में रूस, चीन के जहाजों की मौजूदगी का हवाला दिया था। ट्रंप के इन स्टेटमेंट से यूरोप में गंभीर संकट पैदा कर दिया है और ऐसे में यूरोप के 7 देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट से अमेरिका को साफ संदेश दिया गया कि ग्रीनलैंड ना तो किसी सौदे की वस्तु है और ना ही किसी महाशक्ति की रणनीतिक संपत्ति, बल्कि वहां के लोगों का अधिकार और पहचान है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला नावगांव जिले के महादेवपुर इलाके का है, जहां पर 25 साल के हिंदू युवक की मौत हो गई है। मिथुन सरकार पर लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए मिथुन नहर में कूद गया, जहां डूबने से उसकी जान चली गई। बाद में पुलिस ने नहर से उसका शव बरामद किया। इस घटना को बीते कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसक हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। बीते 20 दिनों में बांग्लादेश में 7 हिंदू नागरिकों की अलग अलग हिंसक घटनाओं में जान जा चुकी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसक वारदातों में पीट पीट कर हत्या, गोली मारकर हत्या, जिंदा जलाना और धार्मिक आरोपों के नाम पर यह हिंसा शामिल है। 6 जनवरी को नरसिंहदीन किराना व्यापारी मणि चक्रवर्ती की हत्या की गई और उसी दिन जेसोर में राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले 3 जनवरी को झेनाइदह में एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।